हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के टॉपिक्स होंगे सेक्शन नंबर 55 जो बताया है पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर इन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन नंबर 56 रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सेक्शन नंबर 57 रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर। सेक्शन नंबर 57 ए पुलिस टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल्स सीज्ड। सेक्शन नंबर 58 arrest, searches, etc. how to be made. Section number 59 security for appearance in case of arrest without warrant. Section number 59A certain offences under the act be non-bailable. Section number 61 limitation of prosecution. Section number 61A tender to pardon accused turning approver. अब पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 55 में। 55 बहुत इजी सेक्शन है जिसमें बताया गया कि पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर इन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मैटर पे एक्साइज ऑफिसर के क्या पावर होंगे। तो यहाँ पे बताया है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है अंडर सेक्शन 34, 35, 36, 36A, 38A, 39, 40, 40A, इन सेक्शंस के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो जो चैप्टर 12 CRPC, जो चैप्टर 12 है CRPC का, उसमें जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास जो पावर्स होते हैं वही पावर्स दे दिए गए हैं किसको, एक्साइज ऑफिसर को। उसके बाद आते हैं इसके क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 क्या बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 156 ऑफ सेड कोड, मतलब 156 का जो CRPC का जो 156 है। अब सेक्शन नंबर 156 CRPC एक बार देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 156 CRPC बोलता है पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजेबल केस। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट investigate any cognizable case which the court having jurisdiction over local area within the limit of such station would have power to inquire into and try under the provision of chapter 13। अब इसमें बताया है कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो किसी भी कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर जो मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसके पास पावर है कि वो किसी भी कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो उनके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं वापस सेक्शन नंबर 55 में। तो सेक्शन नंबर 55 में बताया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ 156 ऑफ सेड कोड, मतलब CRPC के 156 के लिए जो है यहाँ पे बता दिया गया है कि जो एक्साइज ऑफिसर है वो डीम्ड टू बी अ पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की जगह पे एक्साइज ऑफिसर पढ़ा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 156 ऑफ CRPC। अब उसके बाद आते हैं क्लॉज 3 में। एनी सच ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर जो कि यहाँ पे एक्साइज ऑफिसर है, एनी सच ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड इन दैट बिहाव बाय द स्टेट गवर्नमेंट में without reference to magistrate and for reason to be recorded by him in writing stop further proceeding against any person concerned or supposed to be concerned in the offence against this act which he has investigated or which may have reported to him। मतलब जो ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड किया गया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो स्टॉप कर सकता है फर्दर प्रोसीडिंग, मतलब स्टॉप कर देगा आगे के इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स को। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बता दी गई है, विदाउट रेफरेंस टू मजिस्ट्रेट एंड फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड हिम बाय इन राइटिंग, मतलब उसको मजिस्ट्रेट को बताना ज़रूरी नहीं है और उसके बाद भी वो स्टॉप कर सकता है फर्दर प्रोसीडिंग को करने से अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के खिलाफ में। अब आते हैं सेक्शन नंबर 56 में। 56 में बताया रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इफ एन इन्वेस्टिगेशन बाय एन एक्साइज ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 55 सबसेक्शन क्लॉज 1 it appears that
देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में एक्साइज ऑफिसर को लगता है कि जो एविडेंसेस हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो वो एक रिपोर्ट बना के भेजेगा और सबमिट करेगा एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट पर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी मतलब कॉग्निजेंस लेगा कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके पास जुरिडिक्शन है उस रिपोर्ट का कॉग्निजेंस लेने का। टू इंक्वायर इनटू और ट्राई द केस, एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट पे लिया गया कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस ऑन पुलिस रिपोर्ट, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट पे अगर कोई ऑफेंस हुआ है जिसकी पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है, उस पे जैसा कॉग्निजेंस लिया जाता है वैसा ही सेम कॉग्निजेंस इस रिपोर्ट पे भी लिया जाएगा सेक्शन 56 की रिपोर्ट पर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 57 में। 57 में बताया रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर। इसमें बता दिया गया कि अगर कोई एक्साइज ऑफिसर है जो कि बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर है, अगर वो कोई अरेस्ट, सीजर या फिर सर्च करता है, कौन? एक्साइज ऑफिसर जो कि बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर है, वो कोई अरेस्ट, सीजर या फिर सर्च करता है, तब उसको विदिन 24 आवर एक रिपोर्ट बना के अपने इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर ऑफिसर को भेजनी होगी, और विद इन ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल और एडजुडिकेशन, और साथ ही साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी भेजनी होगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 57A में। 57A बहुत इजीली बताया जाता है कि पुलिस टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज, जो भी आर्टिकल सीज करके रखे गए हैं उसका जो चार्ज होगा वो किसके पास होगा? पुलिस के पास होगा। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल टेक चार्ज ऑफ एंड कीप इन सेफ कस्टडी, मतलब जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो क्या करेगा कि मतलब जो भी आर्टिकल सीज किए गए हैं, ऑल आर्टिकल सीज, जो भी आर्टिकल सीज किए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, उसको सेफ कस्टडी में रखेगा। कौन? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब बताया गया सेक्शन नंबर 58 में। 58 में बताया गया कि अरेस्ट, सर्च हाउ टू बी मेड, मतलब अरेस्ट और सर्च कैसे किए जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि जो सीआरपीसी में प्रोविजंस दिए गए हैं, अरेस्ट, डिटेंशन इन कस्टडी, सर्च, समन, वारंट ऑफ अरेस्ट, सर्च वारंट, प्रोडक्शन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, डिस्पोजल ऑफ थिंग सीज्ड, वो सारे के सारे अप्लाई होंगे किस पे? एक्साइज एक्ट पर भी। कौन से? सीआरपीसी 1973 के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 59 में। 59 में बताया गया है कि सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन नंबर 59 में क्लॉज 1 में बताया गया कि जो भी ऑफेंस 59A में बताए गए हैं उसको छोड़ के सारे ऑफेंसेस क्या होंगे? बेलेबल होंगे। उसके बाद आते हैं क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में बताया गया कि व्हेन अ पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट अदरवाइज देन ऑन वारंट, मतलब अदरवाइज देन अ वारंट, और कौन अरेस्ट कर रहा है? पर्सन और ऑफिसर हु हैज़ नो अथॉरिटी टू रिलीज अरेस्टेड पर्सन, उसके पास अथॉरिटी नहीं है उस पर्सन को रिलीज करने की ऑन बेल। तब क्या किया करेंगे वो ऑफिसर? वो नियरेस्ट एक्साइज ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है उस पर्सन को रिलीज करने की, उसके पास पेश करेंगे, या फिर नियरेस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इन दोनों में से किसी के पास पेश करेंगे। हुएवर इज नियरर, मतलब जो कोई पास में हो। क्लॉज 3 में बताया गया है कि whenever any person arrested under this act otherwise than on warrant is prepared to give bail, मतलब वो प्रिपेयर है बेल देने के लिए, and is arrested by or produced in accordance with the subsection 2 before an officer who has authority, जिसके और उसके सामने पेश किए गए जिसके पास अथॉरिटी है उस पर्सन को रिलीज करने के लिए, तो उसको ऑन हिज ओन बॉन्ड, मतलब खुद के मतलब मुचलके पर भी छोड़ा जाता है, तो वो ओन बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा। और क्लॉज 4 में बता दिया गया कि जो सेक्शन 41 टू 44 एंड 46 एंड 49 जो सीआरपीसी के बेल्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे एक्साइज एक्ट में इस सेक्शन के ऊपर जब बेल दी जा रही हो।
अब आते हैं सेक्शन नंबर 59A में। 59A में बताया गया सर्टेन ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट टू बी नॉन बेलेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये पूछा भी जाता है। इसमें क्लॉज 1 में बता दिया गया कि एंटीसिपेटरी बेल का कोई भी एप्लीकेशन या फिर एंटीसिपेटरी बेल का कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। कब नहीं किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन 49A मतलब अगेंस्ट लाइफ कोई ऑफेंस हुआ है तब, और पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग अ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर हु इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, और जो एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस है वो 34 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंतर्गत 5 बल्क लीटर से ज़्यादा की क्वांटिटी पर वो ऑफेंस हो रहा है, तब कोई भी एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्लॉज 2 में बता दिया गया कि अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 49A, 49A के अंतर्गत उसने कोई ऑफेंस किया है, और अ पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग अ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर हु इज एक्यूज्ड, और कोई ऐसा पर्सन जो कि एक्यूज्ड है अंडर सेक्शन 34 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज ए और बी के अंतर्गत, जिसने क्वांटिटी ऑफ लिक्कर जो है वो एक्सीड कर दिए 5 बल्क लीटर से, तब उस व्यक्ति को रिलीज नहीं किया जाएगा बेल या फिर उसके ओन बॉन्ड पर जब तक अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना ना जाए। जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहले सुनेंगे उसके बाद ही बेल या फिर ओन बॉन्ड पर छोड़ेंगे। उसके बाद बता दिया कि कोई भी कोर्ट, नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट डिटेंशन का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड और टोटल पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, मतलब 60 दिन से ज़्यादा कोई भी कोर्ट उसको डिटेन नहीं कर सकता। किसको? जिसने सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए और बी में क्वांटिटी ऑफ लिकर 5 बल्क लीटर से एक्सीड कर दी है। और दूसरा बताया है कोई कोर्ट 120 दिन 120 डेज से ज़्यादा दिन के लिए डिटेन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को जिसने ऑफेंस किया अंडर सेक्शन 49A। मतलब इसी पीरियड के अंतर्गत पुलिस को या फिर एक्साइज ऑफिसर, जिसको एज अ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन माना जा रहा है इस एक्ट के अंतर्गत, वो रिपोर्ट पेश ना कर दे, तब यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद आते हैं इसके क्लॉज 3 में, जिसमें बताया गया है कि द लिमिटेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 आर इन एडिशन टू लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर CRPC और एनी अदर लॉ। मतलब CRPC में कोई लिमिटेशन ऑलरेडी दी गई है, उसके साथ उसके एडिशन में ये 60 और 120 डेज को ऐड करके पढ़ा जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 61 में। 61 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे बताया लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ही नहीं लेगा। कोई कोर्ट कॉग्निजेंस कब तक नहीं लेगा, यहाँ पे बताया गया है कि जब तक सेक्शन 37, 38, 38A, 39 के अंतर्गत जो कलेक्टर या फिर एक्साइज ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर हो, वो अपनी कंप्लेंट या फिर रिपोर्ट, मतलब कलेक्टर या फिर एक्साइज ऑफिसर अब रिपोर्ट पेश नहीं कर देते सेक्शन 37, 38, 38A, 39 के अंतर्गत, तब तक कोर्ट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। और यहीं पे बता दिया गया क्लॉज बी में अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, और अगर कोई दूसरा सेक्शन है इनसे अलग है अदर देन सेक्शन 49 को छोड़ के, एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ एन एक्साइज ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, तब अगर कोई अदर सेक्शन है तब एक्साइज ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पे वो कॉग्निजेंस ले सकता है। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 61 के क्लॉज 2 में, जिसमें बता दिया गया है कि अगर प्रोसिक्यूशन जो कि मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन का जो लाना है वो इंस्टीट्यूट किया जाए विद इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर वो प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट हो जाना चाहिए फ्रॉम डेट ऑन विच ऑफेंस इज एलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड। जिस दिन से ऑफेंस
कमिट हुआ है उसके 6 महीने के अंदर प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट हो जाना चाहिए, नहीं तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अनलेस कोई स्पेशल सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट अगर लगा देती है, स्पेशल सैंक्शन ग्रांट कर देती है, तब ले सकता है, अन्यथा नहीं लेगा। अब आते हैं सेक्शन 61A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बताया गया कि टेंडर ऑफ पार्डन एक्यूज पर्सन टर्निंग अप्रूवर, मतलब जो एक्यूज पर्सन है वो अप्रूवर में कन्वर्ट हो जा रहा है। वेन एवर 2 और मोर पर्सन आर प्रोसिक्यूटेड, 2 से ज़्यादा पर्सन को प्रोसिक्यूट किया गया है, तब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर कोई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द ऑफेंस, इंक्वायरी कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं ऑफेंस को, उसमें वो टेंडर टू एनी पर्सन अ पार्डन, मतलब माफ़ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, टेंडर टू एक्यूज पर्सन पार्डन कर सकते हैं ऑन कंडीशन लगाएंगे कि वो पर्सन फुल और ट्रू डिस्क्लोजर करे ऑफ ऑल फैक्ट कनेक्टेड विद द ऑफेंस, सारे जो फैक्ट हैं उस ऑफेंस से रिलेटेड उसके सारे फैक्ट्स को वो फुल और ट्रू डिस्क्लोजर करे तब।